हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा द वाला इंड। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी डियर स्टूडेंट आज हम उसका जो है महत्वपूर्ण कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे और अंत में देखेंगे शीघ्र का विधि, एसिटिक निर्माण की, एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र का विधि। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट और प्रारंभ करते हैं हाइड्रोक्सी समूह द्वारा समूह के प्रतिस्थापन द्वारा क्रिया। देखिए ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं बताऊंगा आपको। महत्वपूर्ण क्यों है इसलिए सुनिए। OH समूह का विस्थापन किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ये इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से इस वाले OH समूह का विस्थापन। तो ये OH समूह जब विस्थापन होता है डियर स्टूडेंट, तो आप ध्यान से ये देखिए कि OH समूह एक क्या चीज है? ऋणात्मक समूह होता है। आप सबको पता है, अगर ये विभक्त होगा तो कैसे बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। मतलब ये ऋणायन है और किससे चिपका हुआ था? धनायन से। किससे? इस कार्बन से। मतलब ये क्या था? न्यूक्लियोफिलर था। समझ में आ रहा है? मतलब नाभिकिश नहीं था। तो इसको कौन हटा सकता है? इससे प्रबल नाभिकिश नहीं हटा सकता है। तो इसमें इस चीज का विस्थापन तब होता है, और इस चीज के विस्थापन को हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इसके जितने भी उत्पाद होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रीजन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। जब भी ये वाला भाग विस्थापित होता है तो वो होता है हमेशा एक न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा, मतलब नाभिक लवर के द्वारा। समझ में आया है? नाभिक को लव करने वाले के द्वारा वो क्या होता है? विस्थापित होता है। और ये कैसे बन जाता है? ये देखिए RC≡NU और ये हो जाता है OH माइनस जो है कृतक। तो जब भी ये क्रिया होती है तो डियर स्टूडेंट जो भी उत्पाद बनता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं अम्ल व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? अम्ल व्युत्पन्न। इस कारण ये विशेष है अम्ल व्युत्पन्न, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण डियर स्टूडेंट जितने भी महत्वपूर्ण हमारे अम्ल व्युत्पन्न है आप लोग को भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलर कौन कौन से है? मेन वो होता है हमारा हाइड्रोजन समूह। क्या चीज? हाइड्रोजन समूह X। ठीक है, फ्लोरो को छोड़ दीजिए, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, हमारा महत्वपूर्ण न्यूक्लियोफिलिक समूह होता है मेरे भाई क्या चीज? आपका एमाइड, एमीन समूह। ये देखिए ये वाला महत्वपूर्ण होता है OR-, ये वाला। तो ऐसे और है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये सब जब भी इनका विस्थापन होगा कि OH समूह का विस्थापन होता है और जो भी बनता है उत्पाद में जो भी बनता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं अम्ल व्युत्पन्न। अम्ल व्युत्पन्न। ठीक है, और इनका पर्टिकुलर प्रत्येक क्रियात्मक समूह की भांति इनका खुद का IUPAC नाम होता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जस्ट हम अध्याय 13 में पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए इसको लास्ट भाग में दिया गया है। पता है बुक एकदम सीक्वेंस से होता है। ठीक है, सीक्वेंस से। देखो अभी अध्याय 13 स्टार्ट होगा तो उसमें ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो उसको उसमें डीप से पढ़ने के पहले हम लोग को इंट्रो दे दिया हो कैसे बनता कैसे है। अब बन गया तो वहां हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो लेट्स स्टार्ट। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। देखिए क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया किस चीज का? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल इन यौगिकों से क्रिया करता है, इन अणुओं से क्रिया करता है, ठीक है, करता है, तो हमेशा हमें जो है क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है जो है एसिल क्लोराइड। ठीक है, या एसिडिक क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं उसको। ठीक, एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। और इस स्थिति में जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है वह एक एल्कोहल की भांति कार्य करता है और आसानी से OH समूह का प्रतिस्थापन कर वहां पे हमारा क्लोरीन समूह जो एल्कोहल, अब यहाँ सॉरी क्या है, यहाँ तो क्लोरीन ही है ना, तो क्लोरीन समूह आसानी से वहां जुड़ जाता है। जस्ट लाइक इधर देखिए CH3COOH, ये जो है डियर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? CH3, ये वाला समूह भर जाएगा ना, और जो बनेगा वो बनेगा हमारा एसिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, एसिल क्लोराइड। ये देखिए ये व्युत्पन्न है, अम्ल का व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है,
क्योंकि जब इतना विस्थापित होता है और जो भी बनता है वो अम्ल व्युत्पन्न कहलाता है। और हमारा बन जाएगा क्या चीज़, ये निकल गया, ठीक है। तो POCl3 प्लस एक लास्ट बच जाएगा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl। तो इस प्रकार ये जो हम लोग को मिला है उसका नाम है क्या चीज़, एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार डियर, अगर मैं इसी चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का इस बेंजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराता हूँ, ठीक है, या ये देख लेते हैं पहले CH3COOH प्लस थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। तो इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो भी हमको वही चीज़ मिलने वाली है, CH3COCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकल गया, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक क्लोरीन जो बचा है वो हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा, ठीक है भाई, सेम प्रोडक्ट है। इसी प्रकार जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो भी हमको वही उत्पाद मिलता है, जैसे C6H5COCl, ठीक है, क्लोरोबेंजोइक अम्ल, और आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और हमारा हो जाएगा HCl। तो ये है हमारा क्या चीज, एसिटिक क्लोराइड, ओके, या एसिड क्लोराइड बोलते हैं इस व्युत्पन्न को, दैट्स क्लियर ना। अब देखते हैं अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया बहुत बढ़िया है, आता भी है, देखिएगा डियर, अमोनिया के साथ क्रिया, किसके साथ, अमोनिया के साथ क्रिया। तो अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या देता है, देखिएगा, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रिया जो है अमोनिया के साथ कराते हैं तो सर्वप्रथम अमोनियम लवण देता है, क्या देता है, अमोनियम युक्त लवण देता है, अमोनियम युक्त लवण देता है COONH4, जो कि गर्म करने पर जल अपघटित होकर, मतलब H2O निर्जलीकृत होकर गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त देता है, ये देखिए NH2। ये भी एक महत्वपूर्ण क्या है, अम्ल व्युत्पन्न है, इसका नाम है एसिटामाइड। क्या नाम है, एसिटामाइड। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, इसलिए इस नाम को जान लीजिए और इनको जान लीजिए, ठीक, कैसे बना है, डीपली पढ़ेंगे इस चीज को। जैसे कि यहाँ देखिएगा COOH, फिर से अमोनिया के साथ जब क्रिया कराओगे डियर स्टूडेंट तो ये हमारा एक अम्ल व्युत्पन्न देगा, ये देखिए अमोनियम बेंजोइक अम्ल, जिसका जब गर्म कराते हैं तो यह निर्जलीकृत होकर के बेंजोनामाइड देता है, क्या देता है, बेंजोनामाइड, ये इस प्रकार से। और वहाँ से एक जो है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया जी, तो बाहर चला गया, समझ में आ रहा है, ये है। इसी में थैलिक अम्ल क्या देता है, थैलामाइड देता है, थैलीमाइड। देखिए ये कैसे संपन्न होता है, अमोनिया के साथ क्रिया ही है, ठीक है, अमोनिया के साथ ही क्रिया देख रहे हैं हम लोग, अमोनिया के साथ क्रिया। तो डियर स्टूडेंट हमारा थैलिक अम्ल, ये कौन सा अम्ल है, थैलिक अम्ल। इसलिए मैं कुछ जो है महत्वपूर्ण अम्लों को जो इस चैप्टर के दौरान यूज हुए हैं महत्वपूर्ण रूप से, उनको मैं पहले बताया था आपको, दैट इज द थैलिक अम्ल। इस थैलिक अम्ल की क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, अमोनिया के अणु से कराते हैं। तो सबसे पहले बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार, COONH4, ठीक है, COONH4। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसमें से हमारा क्या होगा, इसमें से दोनों में से जल के अणु निष्कासित हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इसको थोड़ा इधर बना दूँ चलेगा, या ऐसे बनाते हैं, चलिए ऐसे ही बना देते हैं, ये CO यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 H2O को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, 2 H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो 2 H2O जो है H2O निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा NH2, ठीक है, और यहाँ भी क्या बचेगा, NH2। इसका नाम है थैलामाइड, क्या है, थैलामाइड, ओके, याद रखिएगा, ये कहीं कभी पूछ दिया गया है इस
को, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें से एक अमोनिया के अणु को बाहर निकाल दीजिए। इसमें से एक अमोनिया के अणु को बाहर निकालेंगे डियर, तो ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। इसमें से मैं क्या करूँगा, इस अमोनिया के अणु को बाहर निकाल देता हूँ, ये लीजिए। तब जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। अब क्या बनेगा ये देखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और दोनों के बीच हो जाएगा NH, दैट इज नोन एज थैलीमाइड। थैलीमाइड समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस है, ये अभिक्रिया है अमोनिया के साथ क्रिया। तो कई बार ये जो पूछ दिया गया है, ठीक है। ये है थैलिक अम्ल। क्या है इसका नाम? थैलिक अम्ल। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ आपको IUPAC नाम के दौरान, थैलिक अम्ल। तो थैलिक अम्ल का जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो अंततः हमें थैलामाइड प्राप्त होता है। यहीं पे एक छोटा सा अभिक्रिया और देख लेते हैं जो कि अम्ल व्युत्पन्न अभिक्रिया है। कौन सा? एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड में परिवर्तन। देखिए क्या होता है, दो एसिटिक अम्ल मिलकर के, एसिटिक अम्ल हो चाहे कोई भी दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, ठीक है। तो इसकी मैं फॉर्मिक अम्ल को ही मिला देता हूँ। दो फॉर्मिक अम्ल में से आपका एक जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, तो जो भी बनता है, ठीक है, -H2O गर्म करने पर, तो ये जो हमको प्राप्त होता है HCO, और ये डबल बॉन्ड ये O, दैट इज फार्मिक अम्ल से मिलकर बना है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा फार्मिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। यह भी अम्ल व्युत्पन्न है क्योंकि अम्लों से मिला है, मिलकर बना है एनहाइड्राइड, ठीक है। इसी प्रकार इसका मुख्य जो है, सबसे मेन जो है, वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे? ये देखो भाई, CH3COOH, यहाँ से ये लीजिए, जल के एक अणु को बाहर निकाल दीजिए। तो जब जल के एक अणु को बाहर निकालेंगे हम लोग -H2O, तो जो हमें प्राप्त होगा दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इस प्रकार तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, इनको याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डियर अपचयन अभिक्रिया। क्या चीज? यह पहले लिख लीजिए आप, सोडा लाइम का विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। सोडा लाइम विकार्बोक्सिली या COOH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन के द्वारा अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। COOH समूह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा नहीं, मात्र एक अभिक्रिया है, ठीक है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब सोडियम एसीटेट की क्रिया क्षार के साथ सोडा लाइम अर्थात चूना पत्थर की उपस्थिति में कराया जाता है, तो यह जो है सोडियम कार्बोनेट के रूप में पृथक हो जाता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट निकलता है बाहर, और सोडियम कार्बोनेट जब निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जब निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, तो हमारा एल्केन का निर्माण होता है। किस चीज़ का? एल्केन का निर्माण होता है। क्या? किस चीज़ का? एल्केन का, CH4। देख लीजिएगा, बैलेंस होगा CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से CH4 हो गया, ठीक है, और दो सोडियम और कार्बन, ये हो जाएगा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। देखते हैं अपचयन। तो अपचयन दो स्टेप में होता है। कार्बोक्सिलीकरण जो है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य अपचयन जब कराते हैं हम लोग, सामान्य अपचयन का मतलब है, ये देखिए, सामान्य अपचयन में तो एल्कोहल प्राप्त होता है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन, तो उसका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एल्कोहल में, RCH2OH कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी एक एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? अपचयन कराते हैं। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो इसमें ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है आकर जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, कैसे जुड़ेगा? ये देखिए, CH3CH2OH प्लस, बैलेंस कर लो, 3 CH3, वेरी गुड सर। 2 एक्स्ट्रा आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन निकल गया। तो एक ऑक्सीजन जो निकलेगा वो जल के रूप में निकलेगा यार। तो
H2O निकलेगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकल गया ना यहाँ से। ये देखो, पहले ये देखो आप, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 2 4 और 4 8 हो, तो यहाँ 4 ही है, तो आपको 2H2 लाना पड़ेगा। अब देख लीजिए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा एल्कोहल में परिवर्तित होता है। किंतु यदि हम इसका पूर्ण अपचयन कराते हैं, क्या चीज़, पूर्ण अपचयन कराते हैं, ठीक है, पूर्ण अपचयन कराते हैं, तो पूर्ण अपचयन कराने पर मेरे भाई क्या होता है, यह जो है एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी आप ले लीजिए, जस्ट लाइक हम लोग यही को ले लेते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का पूर्ण अपचयन जैसे कराते हैं, ठीक है, निकिल की उपस्थिति में, निकिल पैलेडियम की उपस्थिति में जब पूर्ण अपचयन कराया जाता है तो यह एल्केन में परिवर्तित होता है। तो गिन लीजिए आप, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन फॉर्मूला लगा दीजिए, CnH2n+2, 2 यहाँ रखेंगे, 2, तो 2 दूनी 4, 2 6, तो यहाँ लिख दीजिएगा C2, 2 कार्बन है तो C2H6 क्या है, एथेन है, H6 हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली 2H2O बनेगा, ठीक है, 2 ऑक्सीजन इस प्रकार निकलेगा। टोटल काउंट कर लीजिए, 6 2 8, लेकिन यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 और होना चाहिए, तो यहाँ कर लगा देंगे हम लोग इस प्रकार से। दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो ये आप, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ उदाहरण, आप 2-3 लिख सकते हो, जैसे कि आप बेंजोइक अम्ल का करा सकते हो, बेंजोइक अम्ल का करा सकते हैं, डेफिनेटली बेंजोइक अम्ल का हम लोग करा सकते हैं, है ना। आप फार्मिक अम्ल के साथ कर सकते हो, ब्यूटेनोइक अम्ल के साथ करा सकते हो, प्रोपेनोइक अम्ल के साथ करा सकते हो, ढेर सारी रिएक्शंस हैं। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट एस्टरीकरण, एस्टरीकरण एक और देख लीजिए, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण क्या है ये देखते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब मैं एक सिंपल सा, ये बेस्ट रहता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल बेस्ट है, जैसे कि कीटोन में एसीटोन, एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और एल्कोहल में एथेनॉल। तो कोई ना कोई अपने फील्ड का तो हीरो होता है ना भाई, तो ये अपने फील्ड के हीरो है, ठीक है, तो ये बेस्ट होता है, इसलिए मैं बार बार इसी का एग्जांपल देता हूँ। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम लोग किसी एल्कोहल के साथ कराते हैं, किसी के साथ, एल्कोहल के साथ, तो हमें एस्टर प्राप्त होता है, क्या चीज़, एस्टर, CH3COO C2H5 और साथ में जल के अणु, इसको बोलते हैं एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, हमको क्या मिल गया, जो है एसिटिक एथिल एसिटेट प्राप्त हो गया, एथिल एसिटेट, एसिटिक अम्ल का एल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर। ओके, लेट्स, और अभी बहुत सारा विक्रिया बचा हुआ है, उसके बाद लास्ट में हम लोग, बहुत सारा नहीं बट कुछ और अभिक्रिया लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे एसिटिक अम्ल निर्माण, ठीक है। देखते हैं डियर, 2 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, एक है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है, क्या है, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, और है हमारा हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो हुंस-डीकर क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, हुंस-डीकर विधि, हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, सुनिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को जब ब्रोमीन के साथ किसी अक्रिय विलायक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसे हम बोलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। इधर देखिए CH3COO, ये है सिल्वर एसिटेट। सिल्वर एसिटेट को ब्रोमीन के साथ हम लोग अक्रिय विलायक जैसे कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, गर्म कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, ये लीजिए। इसी प्रकार डियर आप कर सकते हो C6H5COOAg सिल्वर बेंजोएट की क्रिया ब्रोमीन के साथ जब हम लोग कराएंगे तो हमको कार्बन टेट्राफ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कराने पर यह हमको मिलता है C6H5Br प्लस CO2 प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, ऐसा। अब देख लेते हैं हेल, ये आता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बता देता हूँ मैं, वोलार्ड
जेलेंस्की, आप लोग देख लीजिएगा इसका नाम, ठीक है, थोड़ा सा अभिक्रिया, बट यही नाम है और कुछ नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण ऐसा है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्रिया कराई जाती है, क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है, तो उसका जो है डियर अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। और यह प्रतिस्थापन तब तक होते रहता है जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन समाप्त न हो जाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की अभिक्रिया। जैसे कि ये देखिए CH3COOH, तो यहाँ 3 हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो क्रियात्मक समूह के साथ पहले नंबर का कार्बन है, ठीक है, जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको अल्फा बोलते हैं। अगर इसी में आगे थोड़ा एक और कार्बन होता है तो उसको बीटा बोलते हैं। इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तो क्या होता है डियर? रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो एक HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl बन के निकल जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। 2 क्लोरीन है ना, तो एक तो इसके साथ निकल जाएगा और एक यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा HCHCl ठीक है। अगेन आपको क्या करना है? रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ठीक है, पुनः HCl निकलेगा बाहर, मतलब पुनः हमको किसके साथ क्रिया कराना है? क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है। तो यहाँ से फिर एक निकल जाएगा ClClCOOH, ठीक है। अगेन आपको क्या कराना है? अगेन रेड फास्फोरस की क्रिया हमको क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ कराना है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है। पुनः HCl बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा हम लोग का ClClClCOOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, या आप पढ़ सकते हैं उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बोल दीजिए, या 1,2,2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल, ठीक है। 1,2 क्लोरो एथेनोइक अम्ल, 2,2 डाइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। समझ में आएगा? ये है हमारा संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। अब थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं, मात्र एक चीज और बच गया, वो है इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं, जिसको सबको पता है। इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं आ गई मतलब नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। एक चीज बस को पकड़ना रहता है यहाँ कि वो जाके जुड़ेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा रहता है वहीं पे जाकर के हमारा जो है ये सब चीजें जुड़ती है और बस खत्म हो जाता है फिर इलेक्ट्रोस्नेही नाभिकीय जो है इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि मैं सबको पहले ही बता चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से देख लें क्या चीज़ है। यदि हमारा डियर स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आप सबको जिसकी पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ होता है काफी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। अब ये क्या होता है? ये इधर आता है, ठीक है, ये इधर आता है, तो ये वाला जो है प्रतिस्थापित होकर के हमारे यहाँ आ जाता है बंद। इसको मैं पूरे डीप से समझा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा मेरे भाई। आप लोग कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जा करके देख सकते हो। तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है माइनस साइन के साथ, डबल बॉन्ड टूट जाता है, वीक हो जाता है, टूट जाता है, और ये आ जाता है हमारा इस प्रकार से कुछ बन जाता है, और यहाँ आ जाता है धन प्लस, एक जो है प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ। क्यों आता है, कैसे आता है, मैं पूरा बता चुका हूँ यार, प्लीज विजिट करो, देखो। ये अब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो मतलब यहाँ धनावेश, यहाँ और यह है माइनस चार्ज, ठीक। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा ये जो है यहाँ आएगा तो ये चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस चार्ज, और यहाँ आ जाएगा कुछ इस प्रकार से,
ये लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों चीज में हमको रिजल्ट निकालना रहता है। रिजल्ट कैसे निकलेगा, ये देखिए रिजल्टेंट हमारा ये निकल के आता है तीनों में से। थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं, तीनों का रिजल्ट कुछ इस प्रकार निकल के आता है कि बॉन्ड जो है वो चक्कर लगा रहा है, बॉन्ड जो है घूम रहा है, स्थिर नहीं है, ठीक है। यहाँ तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तो अलग है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये है रेजोनेंस। तो तीनों में कॉमन ये है कि डबल बॉन्ड है। यहाँ C है, ऊपर में एक बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है जिस पर हमारा ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश। और धनावेश धनात्मक जो है यहाँ धनात्मक है, यहाँ धनात्मक है और यहाँ धनात्मक है। तो धनात्मक कहाँ है, आर्थो पोजीशन पर है, पैरा पर है, आर्थो पर है। इसको बोलते हैं मेटा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, इसको मेटा बोलते हैं, यहाँ मेटा बोलते हैं। तो जहाँ धनावेश है उसका मतलब ये होता है, और इसको भूल जाना है, ऊपर को भूल जाना है आपको। मैं बोल रहा हूँ नाभिक किस नहीं, तो नाभिक ये है हमारा, इसका नाभिक कहाँ रहता है, ये केंद्र ही है, यही नाभिक है। तो नाभिक किस नहीं होना है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक होना है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ है, इस बेंजन रिंग में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए तो वहाँ धनावेश है, तो यहाँ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो अधिकता है एज रिस्पेक्ट टू इनके मेटा पोजिशन पर, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो प्लस चार्ज लगा है, मतलब प्लस चार्ज का सही है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कमी है, तो इसकी रिस्पेक्ट में, हालांकि यहाँ भी कमी रहती है लेकिन इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ ज़्यादा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, उसको प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला कोई आएगा तो वो कहाँ आएगा, मेटा पोजिशन में। तो कौन प्यार करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। कौन से हैं, क्लोरो है, मतलब हाइड्रोजन समूह होता है, सल्फ आपका जो है नाइट्रीकरण से होता है, नाइट्रो समूह होता है, सल्फोनिक समूह होता है। तो लेट्स स्टार्ट, तीनों को एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाइट्रीकरण कराते हैं, क्या चीज, नाइट्रीकरण, HNO3, ठीक है, इन अ प्रेजेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, याद रखिएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। जब हम बेंजोइक अम्ल का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड, कैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फोनीकरण कराते हैं, तो यहाँ मेटा पोजीशन पे हमको मिलता है HSO3, ठीक है, COOH, इसका नाम है मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार एक मात्रा और बच गया हमारा, वो है क्या चीज, बेंजोइक अम्ल का हाइड्रोजन के साथ FeCl3 एवं Br ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रिया, इससे जो बनता है वो आप सबको परिचित होंगे और एकदम आसान है। क्लोरीन के साथ हो रहा है तो यहाँ Cl आ जाएगा, COOH। तो यह डियर स्टूडेंट हमारा मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल एसिड, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया सबको, अच्छे से एकदम क्लियर है। बस अब हम लोग देख लेते हैं इसका मुख्य उत्पाद, कार्बोक्सिलिक अम्लों का मुख्य उत्पाद एसिटिक अम्ल के बारे में, कैसे निर्माण, शीघ्र विधि द्वारा उसका निर्माण कैसे किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा हमारा इस चैप्टर का हैप्पी वाला एंडिंग, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल और CH3COOH के नाम से जानते हैं, ठीक है। शीघ्र सिरका विधि, शीघ्र सिरका विधि, डियर स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिएगा, इस विधि द्वारा एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए, इस विधि द्वारा एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए एल्कोहल का माइक्रोडर्मा नामक बैक्टीरिया की उपस्थिति में वायु के माध्यम से ऑक्सीकरण कराई जाती है, जिससे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। पूरा लिख लीजिएगा, ये डेफिनेशन है। तो इसमें क्या होता है,
CH2CH2OH दैट इज एल्कोहल। इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं वायु के माध्यम से और उपस्थिति में माइक्रोडर्मा नामक बैक्टीरिया, माइक्रोडर्मा, ठीक है। तब जाकर के हमको क्या मिल जाता है, एसिटिक अम्ल मिल जाता है CH3CH2OH+H2O, ठीक है। अब इसका पूरा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फिनोमिना क्या चीज़ है, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक बाल्टी नुमा पात्र लेना पड़ता है। ऐसा बाल्टी नुमा पात्र कुछ इस प्रकार से। इस बाल्टी नुमा पात्र में वायु के लिए वायु द्वार होते हैं, प्रवेश द्वार इस प्रकार, ठीक है डियर। क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है। वायु प्रवेश द्वार है ये, वायु प्रवेश द्वार, ठीक है। इसमें ये रहता है क्या चीज, लकड़ी का डेग क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नीचे में हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नीचे में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे एक टोटी के माध्यम से हम नीचे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। टोटी के माध्यम से यहाँ पे जो है प्राप्त कर लेते हैं CH3CH3COOH, ओके, एसिटिक अम्ल। ये क्या है, वायु प्रवेश द्वार है। इसको बोलते हैं लकड़ी का डेग, लकड़ी का डेग। और लकड़ी के डेग के साथ साथ यहाँ कुछ छीलन भी रहता है, लकड़ी का बुरादा। अब बुरादा क्या है, डेग क्या है, वायु प्रवेश द्वार क्यों आवश्यक है, और ये जो बरस रहा है पानी, वो कौन सा पानी है मैं बताता हूँ। वो पानी नहीं है, वो वास्तव में एथिल एल्कोहल है। क्या है, एथिल एल्कोहल, CH3CH2OH। एथिल एल्कोहल को यहाँ से गिराया जाता है, और ये मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ अंदर का, मतलब ये एक परिदृश्य है अंदर से इस प्रकार से। फिर उसमें बौछार के रूप में गिराया जाता है, न कि बोर जैसा, बोर से पानी जैसा आता है ना, वैसा नहीं, बौछार। तो बौछार के द्वारा गिराया जाता है। तो यहाँ बुरादा रहता है, भूसा, उस भूसा में पड़ता है वो एल्कोहल, बौछार पानी गिरता है वैसा टाइप का, तो वो भीगता है, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या रहता है, माइक्रोडर्मा रहता है। तो वह माइक्रोडर्मा उसका, और वायु यहाँ से वायु प्रवेश द्वार से वायु भेजते हैं, तो वायु भेजते हैं, ठीक है। पूरा फिनोमिना बताता हूँ मैं, चलो लिखते जाओ आप। शीघ्र सिरका विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र लिया जाता है, जिसमें एथिल एल्कोहल से भीगी हुई लकड़ी की बुरादे भर दिए जाते हैं। उसमें बड़े बड़े प्रवेश, वायु के प्रवेश द्वार होते हैं, जिसमें से वायु प्रवेश करता है। इसमें ऊपर से ठीक है डियर, ऊपर से 10% एथिल एल्कोहल का विलयन गिराया जाता है, ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है। ऊपर से हम लोग गिराते हैं। अब वास्तव में जो ये बुरादा जो रहता है ना, वो एथिल अल्कोहल से भीगा हुआ नहीं रहता, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, वो वास्तव में एसिटिक अम्ल से भीगा हुआ डालते हैं हम लोग। एसिटिक अम्ल से भीगा हुआ क्या डालते हैं, बुरादा डाल देते हैं, ऊपर से हम लोग जो है एथिल अल्कोहल डालते हैं। उस एथिल अल्कोहल में एक चीज और रहता है, वो रहता है, याद रखिएगा बहुत जरूरी चीज है, अमोनियम सल्फेट रहता है, अमोनियम सल्फेट। यह अमोनियम सल्फेट का कार्य क्या करता है, यह अमोनियम सल्फेट उस बैक्टीरिया के भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ताकि वो जिंदा भी रह सके, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो नीचे में फिर वो भोज जो बैक्टीरिया रहता है वह एथिल अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, और नीचे में हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह अत्यंत ही तनु रहता है, क्योंकि 10% एथिल अल्कोहल डाल रहे हैं वो, अर्थात पानी के साथ मिक्सचर करके, तो ये बहुत ही तनु होता है। और इस बीच में हमारा एथिल अल्कोहल और भरा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार ऊपर से फिर उसी पाइप के माध्यम से फिर से गिराते हैं, ताकि उसका फिर से क्या हो, ऑक्सीकरण हो बैक्टीरिया के माध्यम से, और हमें अंततः एकदम सांद्रित गाढ़ा वाला क्या मिल सके, एथिल अल्कोहल सॉरी एसिटिक अम्ल प्राप्त हो सके। दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं पूरे जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं एसिटिक अम्लों का उपयोग, ठीक है। तो एसिटिक अम्लों में सबसे फर्स्ट जो है हमारा उपयोग है उच्च वसा अम्लों का उपयोग,
साबुन के निर्माण में किया जाता है। किसके? साबुन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है डियर। दूसरा एडिपिक अम्ल, किस चीज का? एडिपिक अम्ल का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। नायलॉन 6। एडिपिक अम्ल क्या है भाई? ये है एडिपिक अम्ल और कुछ नहीं है। एडिपिक अम्ल ये है COOH, दैट इज एडिपिक अम्ल। ओके, इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? नायलॉन उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? ये पढ़ेंगे हम लोग बहुलीकरण वाले चैप्टर में, नायलॉन 6। ठीक है। रबर, प्लास्टिक, सिल्क के उपयोग में, सिल्क निर्माण के उपयोग में भी किया जाता है इनका काम। ठीक है, निर्माण में। ठीक है। नेक्स्ट आइडिया भाई क्या चीज? अम्ल व्युत्पन्नों के निर्माण में, अम्ल व्युत्पन्नों जैसे कि एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड आदि है ना, एमीन, अम्ल व्युत्पन्नों के निर्माण में। और लास्ट अंततः आप लोग के पास जब कोई चारा ना हो, याद नहीं आ रहा है तो लिख सकते हो प्रयोगशाला अभिकर्मक। ये कॉमन है, प्रयोगशाला अभिकर्मक। और भी याद नहीं आ रहा तो मेरे भाई जब 2-3 ठो अभी आपको अभिक्रिया लिखवाया हूँ, मैं दिखाया हूँ, तो उनको लिख सकते हो। जैसे कि एस्टर के निर्माण में थैलामाइड के निर्माण में, है कि नहीं? तो जो बनाया हो ना उनको लिख दिया करो। ठीक है। तो इस प्रकार आज के हमारे क्लास का हो जाता है हैप्पी वाला एंडिंग। ठीक है मेरे भाई, हैप्पी वाला एंडिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आपके चेहरे में एक छोटा सा हैप्पी वाला मुस्कान होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ